लगातार हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं। तो सवाल मेरा ये है कि देश का संविधान तो इसकी इजाजत देता नहीं है, और अगर कोई मुस्लिम या जैसे पीएफआई को बैन कर दिया गया था इसलिए कि वो लोग बोल रहे थे, जबकि ऐसा कुछ था नहीं उसमें, तो ये बोल रहे थे कि पीएफआई को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है, इसलिए पीएफआई को बंद कर दिया गया, जबकि खुलेआम मेन स्ट्रीम मीडिया में सर बोल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। तो इसके खिलाफ क्या हो सकता है? पीएफआई के लोग तो ओपनली ये कहते हैं कि हम भारत के संविधान को मानते हैं और संविधान से काम करेंगे। तो पीएफआई का एग्जाम्पल इसके साथ जोड़ के देना तो गलत है। अब केस एक दर्ज हुआ है, उन लोगों का स्टैंड यही है और ये पब्लिक डोमेन में स्टैंड है, और पीएफआई को उन्होंने डिसबैंड भी कर दिया। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं। अगर कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है या भारत के संविधान से बाहर जाके कोई भी राष्ट्र बनाने की बात करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की क्योंकि बात हो रही है और कोई राष्ट्र बनाने की बात कोई करता ही नहीं, तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो वो देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ बगावत है, भारत के संविधान के साथ बगावत है। ये एक आतंकवादी कार्य है जिसके खिलाफ यूएपीए में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो सरकारें नहीं करा रही हैं वो भी गिल्टी हैं इस बात की कि देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। ये लोग जानबूझ के इस काम को करा रहे हैं, वरना किसी की मजाल नहीं है जो हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए या हमारे देश का संविधान बदल के कुछ और करने की जुर्रत करे। इतना हमारे देश के SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों में जो अम्बेडकरवादी हैं, जो संविधानवादी हैं, उनमें ताकत है, किसी की मजाल नहीं है। ये तो सरकार खुद ही करा रही है ये सब काम, इसीलिए ये सबकी हिम्मत हो रही है, वरना ये है आतंकवादी काम ही। और हम लोगों ने जैसे सुरेश चवाणके के खिलाफ यूएपीए में मुकदमा दर्ज करा रखा, हमारे 2 क्लाइंट्स ने, विकास कांगड़ा साहब ने और राजेश जी ने, तो उसी तरीके से ये भी हम लोग कराएंगे फिर काम, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। BBC डॉक्यूमेंट्री को सत्ता लगातार बैन करवा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अब स्टूडेंट्स पे लगातार हमले हो रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री फ्री नहीं करा रहे। पहले मोदी जी अपने घनिष्ठ मित्र ऋषि सुनक साहब जो है ना, BBC जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने ये मूवी जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो कॉर्पोरेशन है उसको ये चलाने दी, मूवी पूरी दुनिया में दिखाने दी, उनसे तो फोन करके गुजारिश कर लें। एक US जो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, वहीं से एक अडानी साहब की, जिसमें साफ साफ इल्जाम मोदी जी और अमित शाह साहब पे लग ही रहे। ये उनके जो 2 घनिष्ठ मित्र हैं, एक जो बाइडेन साहब और एक ऋषि सोनाक साहब। और ऋषि सोनाक साहब के लिए तो पूरे जो हमारे देश के मनुवादी मानसिकता के लोग थे, उन्हें एकदम डिक्लेयर ही कर दिया था कि जैसे RSS का कब्जा यूके पे ही हो गया। तो ये क्या कहीं उन्हीं लोगों ने तो नहीं ये BBC में अब रिलीज कराई है इतने साल बाद, ये कोई आज की घटना थोड़ी है, आज तो 21 साल हो गए उसे। तो ये इसका टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए इस पे। जहां तक आप स्टूडेंट्स पे हमला करने की बात कर रहे हो, तो वो एक आपराधिक कार्य है, पुलिस द्वारा किया जा रहा है जो स्टूडेंट्स के खिलाफ, क्योंकि जो चीज बैन नहीं है, या तो मोदी सरकार इसको बैन करे। BBC को आतंकवादी संगठन क्यों नहीं घोषित करते? अगर बैन करने वाला कोई काम कर रहे हैं तो उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दें मोदी जी। ये सब ना करके, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये सब डाइवर्जनी टैक्टिक्स हैं ताकि लोग इन सब मुद्दों पे भटकते रहें। और असल में जो अडानी जी ने 11 लाख करोड़ रुपए का फटका भी देश को लगाया, उससे ध्यान भटके। चाइना को जो आज हजारों किलोमीटर जगह ले गई है चाइना, उससे ध्यान भटके। तो हमें ध्यान नहीं भटकाना है। ये मोदी जी को कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो अपने आप में, जिसको कहते हैं ना कि मेरी छवि अच्छी है, मैं सबसे बड़ा लीडर हूं देश का और मेरे सब मित्र हैं, वो ये कहते रहते हैं। तो उनको तो इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। मगर देश की जनता को ये समझना चाहिए कि चाहे वो पठान का मुद्दा हो, चाहे BBC की फिल्म का मुद्दा हो, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसको कानूनी मदद से सुलझाया जा सकता है। जो देश का बड़ा मुद्दा है, वो ये अडानी जी ने जो इतनी बड़ी लूट की है सरकार से मिलके, वो मुद्दा सबसे बड़ा है। BBC डॉक्यूमेंट्री से क्या मोदी जी के छवि पे कुछ असर पड़ जाता है? छवि खराब हो गया, कहा जा रहा है कि विदेशी साजिश है। देखिए, अभी अमित शाह साहब ने इस गुजरात के इलेक्शन में, इसी गुजरात के इलेक्शन में, यही 2000 दंगों के रेफरेंस दे के बात की थी ना कि हमने
इसी इलेक्शन में कैंपेन के दौरान। तो उनको लगता है, आप लोगों को लगता है उनकी छवि को कुछ नुकसान पहुंच रहा है। वो तो यही छवि चाहते हैं अपनी, एक्चुअली तो यही छवि चाहते ही है ना वो। उनके लिए तो ये एक तरह से तारीफ की बात है। जो अमित शाह साहब खुद ही कह रहे थे कि हमने 2002 में जो कारनामा करके दिखाया उससे उसका असर आज तक है। क्या 2002 में कारनामा किया था अमित शाह जी? यही कारनामा था ना। तो हमें भटकना नहीं है। इनकी छवि का इनको कोई, जिस व्यक्ति ने 15 लाख का वादा किया और कुछ ही दिन बाद उनके जो राइट हैंड मैन है उसे एक जुमला बता देते हैं, झूठा जुमला बता देते हैं, उससे आप ये उम्मीद करते हैं कि वो किसी ऑनेस्टी इंटेग्रिटी की बात करेंगे? उनसे ये उम्मीद करते हो? जो देश के प्रधानमंत्री, जिस देश की सेना, कितनी मजबूरी में सेना ने ये बोला होगा कि हमें इजाजत दे दो, बस सिर्फ इशारा भर कर दो, हम पीओके वापस ले लेंगे। बोला है ना हमारे सैनिकों ने, जो नॉर्दर्न कमांड के जीओसी है, उन्होंने बोला है ना। ये कितनी उनको तड़प होगी पीओके वापस लेने का जब उनके पास पूरा इंतजाम है। तो जो प्रधानमंत्री सेना की रिक्वेस्ट के बावजूद उनको इजाजत नहीं दे रहे, उनसे आप छवि की उम्मीद करते हो किसी भी? इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जफर सुरेशवाला मोदी जी के घनिष्ठ मित्र है, उन्होंने आज ही स्टेटमेंट दिया है कि इसके पीछे कोई विदेशी ताकतें नहीं है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में मोदी जी का तो जिक्र हुआ, पर प्रवीण तोगड़िया का जिक्र नहीं हुआ। और भी कई हिंदूवादी संगठन के लोग थे, उनको साफ साफ इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में बचा दिया गया। तो क्या ये साजिशें विदेशी हैं या प्रवीण तोगड़िया के इशारे पे ये सारी चीजें हुई? नहीं तो प्रवीण तोगड़िया जी को क्यों नहीं कार्रवाई करते? प्रवीण तोगड़िया जी ने कोई काम थोड़ी किया है। तो प्रवीण तोगड़िया जी को सुरेशवाला साहब, जो सरेशवाला साहब हैं, वो तो मोदी जी के मित्र हैं, बताते हैं। अच्छा, घनिष्ठ मित्र बताते हैं। मुझे तो कई बार मिले, हाँ घनिष्ठ तो नहीं बोला था, मित्र तो बोलते हैं वो। और सबसे पुराने मित्र बताते हैं, जब 2002 में कोई उनसे बात करने तक से शर्माता था, वो तो तब से उन्होंने उनका साथ देना शुरू किया था। इस काम में ये तो वही बेहतर जानते होंगे कि 2002 में कौन सा साथ देना उनको जरूरी पड़ रहा था। तो जब उनको वीजा डिनाई हो रहे थे, तो प्रवीण तोगड़िया जी कौन सा, हम लोग थोड़ी उनसे कह रहे हैं कि प्रवीण तोगड़िया जी को अरेस्ट ना करें, कर लें अरेस्ट। बट बात वही है ना, प्रवीण तोगड़िया जी को अरेस्ट किया तो उनके पास जो जो राज हैं, जो जो सबूत हैं, वो उन्होंने अगर कहीं उजागर कर दिया तब क्या होगा सरेशवाला जी? इसलिए सब चीजें तो आपको नहीं बताएंगे ना, आपका वो अभी मयार नहीं है उन तक पहुंचने का। जो उनके, आप तो एक उनकी दरबार में एक घुसने की कोशिश करने वाले मित्र हो उनके, तो आपको सब चीजें नहीं बताएंगे प्रवीण तोगड़िया जी के लिए। इसलिए वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास उनके सबूत होंगे जो उनको जेल के कटघरे तक पहुंचा सकते हैं मोदी जी और अमित शाह जी को। इसलिए प्रवीण तोगड़िया जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ अंदर की बात। 24 के चुनाव से पहले 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आना, क्या प्रधानमंत्री को मतलब प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है कि दंगे के ला कर उनको आगे बढ़ाया जाए? एक फॉर्मूला बना है 2002 से, जो अमित शाह जी बता रहे थे। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पठान जो फिल्म कामयाब हुई है वो इसलिए हुई है कि मिली भगत से इसकी कंट्रोवर्सी कराई गई। ये भी एक थ्योरी है इन्वेस्टिगेशन के। देखिए, सच्चाई तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगती है। तो उसी तरीके से जो छवि मोदी जी बनाना चाहते हैं, जिस छवि की वजह से वो ऐसा समझते हैं कि उनको इलेक्शन में सक्सेस मिलती है, तो वो चीज तो प्रमोट ही कर रही है ना बीबीसी। बीबीसी को और दूसरे जितने भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाली संस्थाएं हैं, उनको ये अडानी जी नजर नहीं आ रहे हैं, उनको अंबानी ने और हमारे देश के जो ये बड़े बड़े जो मीडिया इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, उनके घपले और घोटाले नजर नहीं आते हैं। उनको 80-20 का डेफिसिट चाइना से नजर नहीं आता है। उनसे जो हजारों किलोमीटर चाइना ने जगह हमारी छीन ली वो नजर नहीं आती है। क्योंकि इन सब चीजों से उनको ये नजर नहीं आता कि 11 लाख करोड़ रुपए जो अडानी जी ने नुकसान करा दिया, उसमें से 10-10, 20-20 करोड़ ही पुलवामा के शहीदों को मिल जाते। ये तो एकदम नाली में बहा दिए ना पैसे। एक अडानी जी को लाखों क्या कितने लाखों करोड़ रुपए एसबीआई लोन दे देती है, जिसको वो वापस ही नहीं करेंगे कभी। क्या हमारे जो शहीद हो रहे हैं बॉर्डर्स पे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे हो रहे हैं, चाहे कश्मीर के बॉर्डर पे हो रहे हैं, या दूसरे बॉर्डर्स पे हो रहे हैं, लोग जो लोग मर रहे हैं हमारे देश की रक्षा करते हुए इस सरकार की नाकामी की वजह से, क्योंकि ये पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पा रही है, तो उनका हक नहीं बनता कि उनको कम से कम 10-10 करोड़ रुपए दे दिए जाएं?
जो हमारे सफाई कर्मचारी, जो बेचारे कोरोना काल में सफाई कर्मचारी जो हमारे देश की जनता को बचाने के लिए बगैर किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बगैर किसी सुरक्षा के, कवच के जाने दे दी अपनी। क्या इस सरकार का ये नहीं है कि अंबानी साहब तो जो हमारे लाखों करोड़ रुपए खा रहे हैं, उसमें से कुछ लाख या 1 लाख करोड़ में ही सब लोगों को क्या लाखों रुपए करोड़ों रुपए नहीं दे सकती है सरकार? जो लोग कोरोना काल में जो अपनी जान से हाथ गंवा बैठे, आज भी जो हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, कितने हार्ट अटैक के रेट बढ़ गए, उनका क्या कोई हक नहीं है? देश की जो संपदा है उससे उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं देनी चाहिए सरकार को? सिर्फ एक अडानी जी और अंबानी जी को ही सारे पैसे देश की मेहनत की कमाई के लूट के दे देने? तो ये असली मुद्दे ये सब बीबीसी वगैरह को नजर नहीं आते हैं। सर, आपने गुजरात दंगों की बात की, डॉक्यूमेंट्री की बात की, मोदी जी की छवि की बात की। इसी महीने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक हुई, वहां पर पसमानता पॉलिटिक्स को लेकर बहुत गहमागहमी रही और आजकल आरएसएस भी इसके ऊपर काम कर रहा है। तो मोदी जी ने खासतौर पर कहा है कि मुसलमानों तक जाइए, पसमानता मुसलमानों को। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो कहता हूँ जुमला ना करें। अगर उनको लगता है कि पसमानदा समाज के साथ ज्यादती हो रही है तो उनको रिजर्वेशन दे दें। जैसे अडानी जी को लाखों करोड़ रुपए लोन दिलवाए, उनको तो वापस करने वाले लोन दिलवा दें इंटरेस्ट फ्री। अडानी जी तो खाई गए ना लाखों लाखों करोड़ रुपए बैंकों से। ये पासमानदा समाज से और जो बोरी समाज से मोदी जी कह रहे हैं कि ये लोग अच्छे लोग हैं, इनसे संबंध बनाए। तो अडानी जी को जितने लोन दिलवा रहे हैं वो इन सब लोगों को लोन दिलवा देना, 1-1 करोड़ रुपए का लोन दिलवा दें। और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि ये सब लोग पासमानदा मुसलमान जो हैं ईमानदार लोग हैं, 1 करोड़ का 1 करोड़ वापस भी करेंगे। अडानी जी तो करेंगे नहीं ना वापस। तो मेरी गुजारिश ये, उनको सबको जॉब्स में रिजर्वेशन दे, एजुकेशन में रिजर्वेशन दे और उनको लोन भी दे दें, हर एक परिवार को 1-1 करोड़ का। मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, हम सब लोग वेलकम करेंगे। ये झूठ बोल के, जुमले बोल के, जो अमित शाह जी बाद में बोलेंगे तो जुमला था, तो ऐसी सिंपैथी नहीं चाहिए। हम इसको वेलकम करते हैं ना, दें। बंद हो गई, बहुत सारी और समस्याएं चल रही। पसमानदा मुसलमानों का क्या कहना है? मैं वही तो कह रहा हूँ, पसमानदा मुसलमान तो मोदी जी पसंद कर रहे हैं ना, उन्हें सबको 1-1 करोड़ का लोन दे दें और जॉब्स में रिजर्वेशन दे दें। हम लोग वेलकम कर रहे हैं ना। मैं खुद जिंदाबाद लगाऊंगा मोदी जी के नारे। अब एक तो ये कर दिया है तो मुंह से बोल दिया। एक हमारे शेड्यूल कास्ट भाई भी हैं, उनका SC/ST सब प्लान का पैसा जो है ना, हर एक सरकार ने चुरा के रखा हुआ है। हर एक SC/ST परिवार को हमारे देश में 1-1 करोड़ रुपया तो उनका जो बचा हुआ है ना पैसा, उससे आता है, वो दे दें। अडानी जी को तो सारे पैसे दे दिए, अंबानी जी को सारे पैसे दे दिए, तो हम इनकी जय जयकार करेंगे। देखो सबसे आसान तरीका, मैं तो इनका सबसे मुखर क्रिटिक्स में से या मुखालिफ व्यक्ति हूं ना इनकी नीतियों का, तो मैं ही जिंदाबाद करूंगा। 2 चीजें कर दे, मैं इनके जिंदाबाद पे 10,000 नारे लगाऊंगा।